हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको हिंदी कंप्लीट कराने का वादा किया है। और दोस्तों, इस सीरीज में हम अपना पहला चैप्टर हिंदी वर्णमाला कंप्लीट कर चुके थे। दोस्तों, आज हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है ब्राह्म चिन्ह। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे ब्राह्म चिन्ह। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों इसकी पहली क्लास है। कौन सी क्लास है दोस्तों? पहली क्लास है। तो दोस्तों, चलते हैं और जानते हैं ब्राह्म चिन्ह होता क्या है। तो दोस्तों, चैप्टर डाल लीजिए ब्राह्म चिन्ह। ठीक है, क्या चैप्टर डाल लेंगे दोस्तों? ब्राह्म चिन्ह। तो दोस्तों, ये ब्राह्म चिन्ह होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको चैप्टर के नाम से ही क्लियर हो रहा है ब्राह्म चिन्ह। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे ब्राह्म क्या होता है। ठीक है, ब्राह्म क्या होता है दोस्तों? कभी आपने देखा होगा, कभी आप रास्ते में कहीं जाते हैं दोस्तों, कहीं सफ़र में जाते हैं, तो आपने देखा होगा, आप बोलते हैं चलो विश्राम कर लेते हैं या विराम कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, कहीं देखा होगा विराम कर लेते हैं, तो विराम का मतलब रुक जाते हैं। ठीक है, मान लो कभी आप चलते चलते थक जाते हो, तो आप क्या करते हो? विश्राम करते हो, मतलब विराम करते हो। तो उसको रुकने को ही क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों, चिन्ह का मतलब क्या होता है? चिन्ह का मतलब होता है निशान। क्या होता है? निशान दोस्तों। और विराम का मतलब क्या होता है? विराम का अर्थ अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे सर रुकना, कहीं रुकना या ठहरना। ठीक है, और दोस्तों, चिन्ह का मतलब क्या होता है? दोस्तों, चिन्ह का मतलब होता है निशान। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो कहूँगा, रुकने या ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्लियर है? क्या बताया मैंने? रुकने या ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं दोस्तों। बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, परिभाषा में क्या है दोस्तों? भाषा द्वारा जब हम अपनी बात को बोलते हुए या लिखते हुए थोड़ा रुकते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे ही विराम कहते हैं। इस रुकावट को स्पष्ट करने के लिए कई तरह के चिन्हों का प्रयोग होता है, जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं दोस्तों। क्लियर हुई बात? नहीं हुई तो दोस्तों आगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आगे चलते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले दोस्तों इस बात को देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूछा गया था हमसे, ब्राह्म शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? दोस्तों, ब्राह्म शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, जो मैं आपको बता चुका हूँ अभी। ब्राह्म शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या रुकना, मतलब ठहरना या रुकना। दोस्तों, पूछा जा सकता है आपसे कि ब्राह्म शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों। इनमें से आपको ऑप्शन डाल सकता है ठहराव या रुकना। दोस्तों, क्लियर है? इतना तो क्लियर हो गया आपको कि ब्राह्म शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आपको सर बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों और कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, आगे जानेंगे, एक बात नोट करके लिख लेंगे आप। ठीक है, एक बात नोट करके लिख लेंगे, कई बार गलत जगह विराम चिन्ह लगाने से वाक्य का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है दोस्तों। ठीक है, किस प्रकार बदल जाता है वो मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। क्या दोस्तों, क्या बताया मैंने? कई बार गलत जगह विराम चिन्ह लगाने से वाक्य का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। कैसे बदल जाता है दोस्तों? अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं आपसे कोई वाक्य बोलता हूँ, मैं आपको वाक्य लिखता हूँ। एक लड़का था दोस्तों, एक लड़का था, उसके पिताजी ने उससे क्या कहा? उसके पिताजी ने उससे कहा, खेलो मत, और उन्होंने यहाँ विराम चिन्ह लिया। उन्होंने कहा खेलो मत पढ़ो। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? खेलो मत पढ़ो। अपने लड़के से उन्होंने क्या कहा? उसके पिताजी ने उन्होंने कहा खेलो मत पढ़ो। तो बच्चे को क्या सुनाई दिया? बच्चे को क्या सुनाई दिया? बच्चे को लगा कि पिताजी ने कहा है खेलो। उस बच्चे ने विराम चिन्ह यहाँ लगा लिया। ठीक है, खेलो मत पढ़ो। उसके ये समझ में आया कि पिताजी ने बोला है खेलो मत पढ़ो।
तो वो बच्चा घूमने चला गया और खेलने चला गया। जब खेलकर शाम को आया तो उस पे इसके पिताजी ने इतनी लठियां फेरी कि उसने फिर अगले दिन से ब्राह्म चिन्ह अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ऐसा आपके साथ ना हो जाए, इसलिए आप भी अच्छे से ब्राह्म चिन्ह को जान लीजिए। उसके पिताजी ने क्या कहा था? उसके पिताजी ने कहा था खेलो मत। उसके पिताजी ने खेलने को मना किया था। खेलो मत मतलब यहाँ ब्राह्म चिन्ह लगा है खेलो मत के बाद, तो मतलब ठहरो, थोड़ी देर रुको, खेलो मत पढ़ो। ठीक है, उसके पिताजी ने कहा था खेलो मत पढ़ो, मतलब खेलने को मना किया था। ठीक है, बट उसने अर्थ क्या निकाला? उसने सोचा कि पिताजी ने ये कहा है खेलो मत पढ़ो, खेलो मत पढ़ो। उसने सोचा बच्चे ने कि पिताजी ने कह दिया कि खेलने जाओ, पढ़ो मत। ठीक है, तो आपने देखा दोस्तों, आपने देखा गलत जगह ब्राह्म चिन्ह लगाने से लठिया भी फिर जाती है। ठीक है, तो इसलिए ब्राह्म चिन्ह सही जगह प्रयोग करना है, और वो मैं आपको अच्छे तरीके से सिखाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहता हूँ दोस्तों, मैं आपसे कहता हूँ आपके घर कोई मेहमान आए या कुछ भी आप समझ सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ उसे रोको, उसे रोको, और मैं यहाँ ब्राह्म चिन्ह लगा देता हूँ। ये पता है कौन सा ब्राह्म चिन्ह? इसका नाम पता है? अल्प विराम है, जो मैं आपको बहुत अच्छे से अभी बताने वाला हूँ, और बस आप समझिए। ठीक है, उसे रोको मत जाने दो। ठीक है, उसे रोको, फिर दोस्तों यहाँ रोको के बाद विराम चिन्ह लगा है। ठीक है, तो मतलब विराम चिन्ह का अर्थ क्या बताया था मैंने अभी? शाब्दिक अर्थ ठहराव, मतलब थोड़ी देर रुको। जैसे मैंने बोला उसे रोको मत जाने दो, तो दोस्तों क्या कह रहा हूं मैं? मतलब कोई जा रहा है तो मैं उसे कह रहा हूं उसे रोको मत जाने दो। ठीक है, बट अगर मैं विराम चिन्ह यहां लगा देता हूं उसे रोको मत, और विराम चिन्ह यहां लगा देता हूं जाने दो। ठीक है, तो दोनों का अर्थ आप समझ रहे हो। इस ऊपर वाले का अर्थ क्या है दोस्तों? ऊपर वाले का अर्थ क्या है? उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो, मतलब उसे रोक लो मत जाने दो। ठीक है, और नीचे वाले का अर्थ दोस्तों आप समझ रहे हो, नीचे वाले का अर्थ आप समझ रहे हो, उसे रोको मत, उसे रोको मत जाने दो, मतलब उसे जाने दो, उसे रोको मत जाने दो दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता चल रहा होगा गलत जगह दोस्तों अगर हम प्रयोग करेंगे विराम चिन्ह को दोस्तों, उसका अर्थ बदल जाता है। ठीक है, क्या होता है? उसका अर्थ बदल जाता है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया दोस्तों। बहुत अच्छे से आपको सिखाने वाला हूँ कहाँ आपको विराम चिन्ह का प्रयोग करना है और किस तरीके से सही प्रयोग करना है। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, एक बात और ये नोट करके लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ब्राह्म चिन्हों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, तो आपको पता होनी चाहिए। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ब्राह्म चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है? कितनी है? 20 है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों, और बहुत अच्छे से इन चिन्हों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इन चिन्हों के बारे में बहुत अच्छे से जान लेते हैं दोस्तों। जो आज आपके यूपी पुलिस के हुए, ये नॉर्मली एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो तो आज की क्लास से ही कंप्लीट हो जाएगा, बट दोस्तों कभी भी ऐसा हो जाता है कि बहुत एडवांस लेवल का हर क्वेश्चन उठा लेता है, तो दोस्तों वो भी हम क्लियर करेंगे। इसीलिए मैं इस चैप्टर को 2 से 3 क्लास में कंप्लीट कराऊंगा। अगर आप आज ही की क्लास देख लेते हो तो यूपी पुलिस ये वगैरह वगैरह जो छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट कुछ नहीं पता आगे लेवल बढ़ा दे तो यूपी पुलिस में भी, तो इसलिए हम एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम जानेंगे, क्या जानेंगे दोस्तों? हिंदी में प्रयुक्त होने वाले ब्राह्म चिन्ह। आज हम चिन्हों के बारे में जानेंगे कि अल्पविराम का कौन सा चिन्ह होता है, अर्धविराम का कौन सा होता है, उपविराम का कौन सा होता है दोस्तों, आज ये जानेंगे। और कल दोस्तों इन पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, क्योंकि वाक्य शुद्धि में हमको बहुत काम आएंगे दोस्तों ये। ठीक है, वाक्य शुद्धि में बहुत काम आएंगे, और दोस्तों कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
ठीक है दोस्तों, तो आज हम केवल जानेंगे इन्हें कि अल्पविराम का चिन्ह कौन सा होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है, इनको अच्छे से जानेंगे दोस्तों। ठीक है, आज इनके बारे में बस जानेंगे, कल जो इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज बस आपको याद होने चाहिए, जब मैं कल आपको समझाऊं तो आपके एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए कि अल्पविराम का चिन्ह कौन सा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों नोट करके लिखेंगे एक बात को, सबसे पहले एक बात को नोट कर लेंगे। क्या बात नोट करनी है दोस्तों आपको? सबसे पहले दोस्तों आपको एक बात नोट करनी है, ये विराम चिन्ह कहाँ से लिए गए हैं, ये विराम चिन्ह कहाँ से लिए गए हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कहाँ से, अंग्रेजी भाषा से दोस्तों। ठीक है, कहाँ से, अंग्रेजी भाषा से दोस्तों। क्लियर है? और दोस्तों एक पॉइंट और आपको याद रखना है, एक पॉइंट और आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस विराम चिन्ह का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में नहीं किया जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। तो दोस्तों आपको याद रखेंगे कौन सा विराम चिन्ह है वो दोस्तों, वो है पूर्ण विराम। कौन सा है दोस्तों? वो पूर्ण विराम। ठीक है, कौन सा है? पूर्ण विराम का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में नहीं किया जाता। ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा हो दोस्तों पूर्ण विराम कहाँ है, ये रहा पूर्ण विराम, इसका प्रयोग दोस्तों अंग्रेजी भाषा में नहीं किया जाता। तो दोस्तों अब इनको जान लेते हैं अच्छे से, और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, और यूपी पुलिस में पिछली 2018 की जो भर्ती हुई थी किस टाइप का उसमें क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह भी आपको याद रखना दोस्तों। अल्प विराम का चिन्ह जो होता है दोस्तों, ये जो होता है अल्प विराम का चिन्ह दोस्तों, इसको याद रखेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, अल्प विराम। दूसरा याद रखेंगे अर्ध विराम का चिन्ह दोस्तों किस तरीके से होता है, ये होता है। ये आपके बिल्कुल याद होने चाहिए अच्छे से, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब मैं 40 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप देखते ही 40 के 40 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ठीक है, 40 के 40 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तभी मैं मानूंगा कि आप पढ़ते हो, वरना दोस्तों कोई फायदा नहीं है पढ़ाई का। ठीक है, अगला दोस्तों देखेंगे उपविराम। उपविराम का चिन्ह आपको याद रखना दोस्तों। उपविराम या इसका दूसरा नाम भी है दोस्तों, इसको अपूर्ण विराम के नाम से भी जाना जाता है, अपूर्ण विराम। ठीक है, इसको अपूर्ण विराम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। आगे याद रखेंगे पूर्ण विराम, इसको तो जानते ही हो पूर्ण विराम। ठीक है, वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है, ये सब कुछ बताऊंगा कब लगाया जाता है, किसका प्रयोग कब किया जाता है दोस्तों, कल एक एक को अच्छे से जानेंगे। बस आप अभी जान लीजिए इनके चिन्ह। ठीक है, पूर्ण विराम को आप जान गए, प्रश्नवाचक चिन्ह भी आप जान गए, प्रश्नवाचक चिन्ह भी आपको पता होता है दोस्तों। कोई भी बच्चा ऐसे नहीं होगा जिसको प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं पता होगा दोस्तों। ठीक है, अगला जानेंगे दोस्तों विस्मयादि बोधक या आश्चर्य चिन्ह। विस्मयादि बोधक या आश्चर्य चिन्ह दोस्तों सभी को पता है ये। अगला जानेंगे दोस्तों निर्देशक या डैश चिन्ह, निर्देशक चिन्ह या डैश चिन्ह दोस्तों। क्लियर है? अभी मैं आपको अंतर ही बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो सकते हो 2-4 चिन्हों में, उनमें अभी अंतर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, निर्देशक चिन्ह या डैश चिन्ह। अगला जानेंगे दोस्तों कोष्ठक, आप जानते ही हो। ठीक है, कोष्ठक के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, कहाँ कौन सा कोष्ठक प्रयोग होता है। आगे दोस्तों जानेंगे हंसपद, त्रुटि विराम या त्रुटि बोधक चिन्ह। दोस्तों ये इस तरीके का होता है, इसके बारे में आप जानते होंगे। अगला दोस्तों अगला देखेंगे अगला क्या दोस्तों, विवरण चिन्ह। क्लियर है? अगला देखेंगे दोस्तों पाद चिन्ह, जानते हो या नहीं इसको, पाद चिन्ह के बारे में कल डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। अगला देखेंगे लाघव चिन्ह, संक्षेप सूचक चिन्ह, अंग्रेजी में लाघव चिन्ह। दोस्तों यहाँ पर इसको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, अंग्रेजी में लाघव चिन्ह आप
कंफ्यूज होगी क्या होता है दोस्तों ये, ठीक है। लाघव चिन्ह क्या होता है? लाघव चिन्ह मतलब संक्षेप सूचक चिन्ह। संक्षेप सूचक चिन्ह मतलब जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, आपको जैसे हिंदी में कैसे प्रयोग करते हैं हम इसको, जैसे आपको लिखना है, क्या लिखना है? आपको लिखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको लिखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कैसे लिखोगे? डॉक्टर, इस तरीके से लिखोगे क्या? बताओ। राजेंद्र प्रसाद, ये इस तरीके से लिखोगे? डॉक्टर राजेंद्र, बताओ कौन सा ठीक है? शुद्ध वर्तनी में अगर मैं पूछूं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा सही हुआ मेरा? ये सही हुआ, और ये क्या हुआ? गलत हुआ दोस्तों, ठीक है। क्लियर है? तो ये जो होता है लाघव चिन्ह होता है, ये कौन सा होता है? लाघव चिन्ह। जैसे मैं लिखूं एम में, एम ए, ठीक है। तो ये कहाँ होता है? मतलब संक्षेप सूचक चिन्ह है ये। संक्षेप मतलब छोटा करने के लिए। डॉक्टर मैंने ना पूरा लिख के कैसे लिखा? शॉर्ट में लिख दिया, तो मतलब संक्षेप में लिखा दोस्तों, तो इसलिए चिन्ह वहां लगाते हैं। क्लियर हो गया? और दोस्तों यहाँ पर जैसे ये लिख रहा अंग्रेजी में लाघव चिन्ह। अंग्रेजी में लाघव चिन्ह जो होता है वो उसको फुल स्टॉप को बोलते हैं, ठीक है। फुल स्टॉप को बोलते हैं। अब आप कहोगे सर फुल स्टॉप जो होती है वो तो सेंटेंस जब कंप्लीट हो जाता तब लगती है। तो मैं कहूँगा हाँ, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता तभी हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, बट हम कहीं कहीं संक्षेप सूचक में भी फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। आप कहोगे सर कैसे? तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप इंग्लिश में लिखते हो डॉक्टर, तो आप इस तरीके लिख देते हो या नहीं? डॉक्टर आप लिखते हो, DR बनाओगे और फुल स्टॉप लगा दोगे, तो इस तरीके लिखते हो। संक्षेप सूचक में प्रयोग हुआ या नहीं फुल स्टॉप? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। आप मिस्टर लिखते हो, संक्षेप सूचक में लिखते हो या नहीं? आपको मान लो किसी का नाम लिखना है, किसी का नाम है राकेश कुमार सिंह। क्या है? राकेश कुमार सिंह। तो क्या आप ऐसे लिख दोगे संक्षेप RK, ऐसे लिख दोगे क्या? ये दोस्तों गलत है, ठीक है। आपको कैसे लिखना पड़ेगा? R फिर फुल स्टॉप फिर K फिर फुल स्टॉप फिर सिंह। ये आपका सही हुआ, ठीक है। तो फुल स्टॉप जो होता है दोस्तों अंग्रेजी में, फुल स्टॉप जो होता है उसका क्या होता है? संक्षेप सूचक में भी प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? फुल स्टॉप का सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग किया जाता है, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों सेंटेंस मतलब संक्षेप सूचक में भी प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? क्लियर दोस्तों? अगर अब भी नहीं हुआ है तो कल जब हम इसके एक एक को पकड़ेंगे चिन्ह को और बहुत अच्छे समझेंगे, वहाँ पे मैं आपका सब चीज़ क्लियर कर दूंगा। बस अभी आपको इतना समझना है किस चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब दोस्तों हम देखेंगे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह दोस्तों, इसको भी देख लेंगे, इसका प्रयोग कहाँ किया था बहुत अच्छे समझेंगे दोस्तों। उद्धरण या अपतरण चिन्ह, इसको अच्छे समझेंगे दोस्तों, इनको भी आप ध्यान रखिए, दुहरा और इकहरा। और आगे दोस्तों योजक चिन्ह, इसका निशान याद रखेंगे, इसका चिन्ह का नाम दोस्तों। योजक चिन्ह कैसा होता है दोस्तों? इस तरीके का। आगे दोस्तों लोप चिन्ह, लोप सूचक चिन्ह, वो इस तरीके से दोस्तों। क्लियर है? अभी मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा, बस अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तो प्रयोग तो मैं कल आपको सिखाने वाला हूँ, आप इसकी टेंशन ना लें। प्रयोग तो मैं कल आपको सिखाऊंगा, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये कहाँ यूज होते हैं दोस्तों, कल डिटेल में चर्चा करेंगे, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे देखेंगे विकल्प सूचक चिन्ह दोस्तों, ठीक है। क्या दोस्तों? विकल्प सूचक चिन्ह दोस्तों, इसको तिरछी रेखा द्वारा निरूपित करते हैं दोस्तों। किसके द्वारा? तिरछी रेखा द्वारा निरूपित करते हैं दोस्तों। इसका प्रयोग भी आप अच्छे से जानते होगे दोस्तों। मैंने दोस्तों अगर आपने मेरे से वर्णमाला चैप्टर पढ़ा होगा तो दोस्तों उसमें मैंने आपको स्वर के भेद जो बताए होंगे दोस्तों, तो उसमें मैंने आपको बताया था दीर्घ स्वर, मैंने आपको बताया होगा दोस्तों, ठीक है। क्या बताया था मैंने आपको? दीर्घ स्वर दोस्तों, ठीक है। इसके मैंने आपको कितने नाम बताए थे? अगर आपने पढ़ा तो आप जरूर बता दोगे सर आपने इसके 3 नाम बताए थे दोस्तों। अगर मुझको तीनों नाम लिखने हैं तो मैं किस तरीके से लिखूंगा दोस्तों? अगर मैं तीनों नाम लिखूंगा दोस्तों तो मुझको विकल्प सूचक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों दीर्घ स्वर
इसके बाद मुझे इसका अगला नाम लिखना है और किस नाम से जाना जाता है इसको, तो मैं विकल्प सूचक चिन्ह लगाऊंगा। फिर इसका दूसरा नाम लिखूंगा क्या, गुरुस्वर, गुरुस्वर दोस्तों। ठीक है, अब मुझे इसका तीसरा नाम भी लिखना है दोस्तों, तो मैं फिर ये लगाऊंगा विकल्प सूचक चिन्ह। अब इसका तीसरा नाम लिख दूंगा दोस्तों संधि स्वर। ठीक है, तो दोस्तों इतना आपको क्लियर हो गया होगा, इतना आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे दोस्तों तुल्यता सूचक चिन्ह। ठीक है, ये इस तरीके का होता है, आप इसको बहुत अच्छे से जानते होगे। ठीक है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आगे देखेंगे टीका सूचक पद, तारक चिन्ह, फुटनोट। दोस्तों इनके चिन्ह आप देख सकते हैं, इस तरीके के होते हैं, आपको याद रखना बस अभी। ठीक है, बहुत डिटेल में कल हम चर्चा करेंगे, बस आपको अभी ये याद रखने हैं। आगे देखेंगे समाप्ति सूचक चिन्ह। दोस्तों समाप्ति सूचक चिन्ह, दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत हो ना, समाप्ति सूचक चिन्ह और कभी लाघव चिन्ह में आप कंफ्यूज हो जाओ। लाघव चिन्ह जो होता है दोस्तों इस तरीके का होता है। ठीक है, और समाप्ति सूचक चिन्ह जो होता है दोस्तों इस तरीके का होता है। ठीक है, समाप्ति सूचक चिन्ह को आप बहुत अच्छे से जानते होगे दोस्तों, आपने 9th क्लास की होगी, 10th क्लास पढ़ी होगी दोस्तों। जब आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो जाता था तो आप क्या करते थे, इस तरीके का चिन्ह उसमें लगाते थे दोस्तों समाप्ति सूचक में, कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, मतलब समाप्त हो गया दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको याद आ गया होगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह को भी याद रखेंगे दोस्तों, बहुत अच्छे से याद रखना है। और दोस्तों लास्ट है हमारा पाद बिंदु। ठीक है, ये इस तरीके का होता है, क्लियर है, याद रखेंगे या नहीं, आपको सर याद रखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर यहाँ पर आप देखोगे निर्देशक चिन्ह में और योजक चिन्ह में, निर्देशक चिन्ह जिसको डैश चिन्ह भी कहते हैं दोस्तों, और दूसरा क्या है योजक चिन्ह, ये कहाँ प्रयोग होते हैं ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अभी दोस्तों, वरना आप कंफ्यूज रहोगे सर दोनों एक से लग रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह थोड़ा इससे बड़ा होता है, इससे थोड़ा लंबा होता है। आपको पता होना चाहिए निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, क्लियर है। अब इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है वो भी क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। योजक चिन्ह जैसे आपको लिखना है लाभ हानि, लाभ हानि, तो दोस्तों इनके बीच में जो लगा ये क्या है, योजक चिन्ह लगा दोस्तों। ठीक है, अब जैसे मुझे लिखना है दिन रात, दिन रात, ये क्या लगा दोस्तों, योजक चिन्ह लगा। अब मुझको लिखना माता पिता, माता पिता, दोस्तों क्या लगा, ये योजक चिन्ह लगा। क्लियर है, योजक चिन्ह का क्लियर हो गया कहाँ लगता है दोस्तों। अब दोस्तों निर्देशक चिन्ह क्लियर कर देता हूँ। निर्देशक चिन्ह दोस्तों, निर्देशक चिन्ह आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि सर निर्देशक चिन्ह मतलब निर्देश देने के लिए किया जाता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग जो किया जाता है किसके लिए, निर्देश देने के लिए किया जाता है। जैसे दोस्तों मैं आपसे कहता हूं, जैसे आपने एक वाक्य पढ़ा होगा और सुना भी होगा। ठीक है, क्या, जैसे सुभाष, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, दोस्तों अब हम जो लगाएंगे ये क्या है दोस्तों, निर्देशक चिन्ह है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, अब मुझे क्या यूज करना है, अब मुझे आगे लिखना है, तो ये वाले कोमा के प्रयोग करूंगा। ये किस प्रकार का होता है दोस्तों, कौन सा चिन्ह होता है, ये आपको मैंने बताया था अवतरण या उद्धरण चिन्ह दोस्तों। ठीक है, और ये कौन सा है, दुहेरा दोस्तों। क्लियर है, इतना भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ये चिन्ह लगाऊंगा और अब मैं लिखूंगा क्या कहा, इन्होंने क्या कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है,
क्लियर हो गया या नहीं? आपका होगा सर बिल्कुल क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। अब किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों कल हम डिटेल में जानेंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने आपसे कहा है जिस भी चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास में मैं आपको कंप्लीट कर दूं और आपसे कह दूं कि कंप्लीट हो गया और आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया और जब आप एग्जाम में जाकर देखो तो आपके ऊपर से निकल जाए कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, एक बार पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो हमें और दोबारा उस चैप्टर को कहीं से ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो दोस्तों आगे देखेंगे। अब जैसे दोस्तों यहीं से वो क्वेश्चन उठा सकता है, वो नॉर्मली एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों इसके, जो मैं आपको बता दूं 95% जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको ये सभी के चिन्ह याद होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। किसका चिन्ह कौन सा होता है, अल्पविराम का चिन्ह कौन सा होता है दोस्तों, लाघव चिन्ह कौन सा होता है, पाद चिन्ह कौन सा होता है, विवरण चिन्ह कौन सा होता है, सभी को आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और आपको दिखाऊंगा भी क्वेश्चन यूपी पुलिस में युवा कल्याण अधिकारी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे उसको क्वेश्चन उठाना है विकल्प सूचक चिन्ह से, उसको क्वेश्चन उठाना है, ठीक है। तो वो किस तरीके से उठाएगा, वो उठाएगा इस तरीके से, प्रश्न लिखेगा निम्न में विकल्प सूचक चिन्ह है और 4 ऑप्शन आपको देगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। तो आप पहचान सकते हो आसानी से या नहीं? आपको सर बिल्कुल पहचान सकते हैं। आपने बताया था विकल्प सूचक चिन्ह जो होता है वो तिरछी रेखा होती है, तो आप एकदम कह दोगे सर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है पूर्ण विराम है, ये अल्प विराम है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, 95% क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे मैं अभी आपको आगे दिखा देता हूँ दोस्तों। आगे देखेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं युवा कल्याण अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा हुआ है। क्या पूछा है? अल्प विराम का चिन्ह है, मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या देखते ही नहीं बता सकते तुम अल्प विराम का चिन्ह? आपको सर देखते ही बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ यार ऐसे क्वेश्चन कोई गलत करोगे आप? कभी नहीं करोगे दोस्तों, कभी भी नहीं करोगे, ठीक है। आगे दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ यूपी पुलिस में जो पूछा गया था, यूपी पुलिस परीक्षा 2018, यूपी पुलिस परीक्षा 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या आप इसको देखते ही नहीं कर सकते? आपको सर देखते ही कर सकते हैं। क्या पूछा गया था? वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, यार कोई क्वेश्चन है ये, बताओ कोई क्वेश्चन है ये, उसे क्या कहते हैं यार? वाक्य जब समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद तो हम पूर्ण विराम लगाएंगे ना, इसमें पूछने की कोई नई बात थोड़ी है, इसको तो कोई भी कर सकता है। जब दोस्तों वाक्य पूरा हो जाता है तो उसके बाद क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं। क्लियर है दोस्तों? और आपको दिखा देता हूं एक आध क्वेश्चन, आगे देखेंगे दोस्तों। आपसे ये पूछ लिया जाए तो क्या आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते? आपसे ये पूछ लिया किस विराम चिन्ह का, बताओ कौन सा विराम चिन्ह है ये? अभी तो यार बताया है कौन सा विराम चिन्ह है ये। आप कह दोगे सर यार ये कोई क्वेश्चन है, अभी तो आपने बताया था। ये क्या है? कोष्ठक चिन्ह है। क्या है? कोष्ठक चिन्ह है। कुछ भी दिक्कत नहीं यार, ऐसे क्वेश्चन को आप देखते ही उड़ा सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आपको ये बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है। क्योंकि आपको बताया दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उसको कंप्लीट कराऊंगा, और विश्वास रखिए जिस भी चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा उसमें एग्जाम में आपके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, ठीक है। और हिंदी तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, जिस भी चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद मुझे लगेगा कि इस चैप्टर के 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी चाहिए तो मैं 100 क्वेश्चन की कराऊंगा। मुझको लगेगा इस चैप्टर के 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी चाहिए तो मैं 40 की कराऊंगा दोस्तों, पर आपको प्रैक्टिस जरूर कराऊंगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।